जय हिंद मित्रों, स्वागत है सबसे पहले तो आपका लक्ष्य परिवार में। देखते हैं आज कौन टकराने वाला है। तो आज का हमारा ज्योग्राफी का सेशन जो है वो क्लास 10th के एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर पर बेस होगा, जो कि है जल संसाधन। वाटर रिसोर्स। जल संसाधन, उसमें दो शब्द आ रहे हैं, जल और संसाधन। संसाधन क्या है? पहले सेशन में आपको बता दिया था संसाधन क्या है। प्रकृति में पाई जाने वाली हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपने जीवन निर्वाह को आसान बनाने के लिए करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को इजी बनाने के लिए करते हैं, वो सब रिसोर्स है। तो जल भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, उसको भी हम यूज करते हैं विभिन्न तरीकों से। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। पूरे चैप्टर में कुछ खास है नहीं, एक दो बातें हैं जो समझनी है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से जाना जाएगा। सबसे पहली बात जो इसमें आती है तो ये कि हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, क्यों पढ़ रही है। जल संसाधन में हम देखेंगे जल का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है भैया, जल का प्रयोग किस तरह से, इसका जल प्रदूषित हो रहा है या इसका ह्रास हो रहा है, प्रदूषण कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है, और कैसे इसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, तीन चीजें देखनी है। तो जल का प्रयोग जीवन में किस तरह से हो रहा है ये देखना है। बताने की आवश्यकता तो नहीं थी, फिर बताते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले तो हमें पीने के लिए जल चाहिए, भोजन बनाने के लिए जल चाहिए, कपड़े धुलने के लिए जल चाहिए, स्नान करने के लिए जल चाहिए, यहाँ तक कि बिजली जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी जल चाहिए। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया प्रयोग। थोड़ा तेज चलेंगे, बाकी रेगुलर क्लासेस में थोड़ा डीप चलेंगे। रेगुलर क्लासेस जल्दी शुरू की जाएंगी आपकी। प्रदूषण कैसे हो रहा है, प्रदूषण देखेंगे आप, प्रदूषण इसका कैसे हो रहा है। पॉल्यूशन, ठीक है, तो कई तरीके से। इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, औद्योगिक इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ के घर का पानी जो गंदा पानी होता है वो नदियों में जाता है। इस तरह से एक जल दूषण का एक कारण तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। इससे कैसे जल दूषित हो रहा है, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से, वो भी एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्योंकि हम नदियों में तो कुछ डाल ही नहीं रहे। ठीक है, तो देखिए एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से कैसे जल प्रदूषण हो रहा है। जितना ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, बारिश के साथ वो केमिकल जो मिट्टी में रह जा रहा है, जो बच जा रहा है, वो सब भूमिगत जल में जाकर मिल जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में, और फिर वही जल वापस हम पीते हैं। अंडरग्राउंड वाटर निकाल के हम जब पीते हैं तो वो प्योर वाटर नहीं होता। इसीलिए हमें आज वाटर रिफाइनरीज की जरूरत पड़ रही है, प्योरीफायर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये तीन मुख्य तरीके हैं जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। दुरुपयोग, अक्सर आपने सुना होगा जल संरक्षण की, जल बचाओ, एक जो सरकार कितना इसका ऐड करती है जल बचाने के लिए, जो विभिन्न नारे बनाती है, कितना पैसा उस पर खर्च करती है। ठीक है, बचाने की जरूरत है, इसका मतलब हम दुरुपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जल बचाने की जरूरत क्यों है? हम जानते हैं पृथ्वी पर 1/3 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर। ठीक है, फिर भी हमें जल बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये जो 1/3 पार्ट है ये क्या है, साल्टी वाटर।
इसमें मैक्सिमम पार्ट क्या है, साल्टी वाटर, जिसका हम अपने जनरल यूज में नहीं ला सकते, मतलब पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, इससे कपड़े नहीं धुल सकते, इससे एग्रीकल्चर में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसलिए हमें पानी बचाने की जरूरत है। तो बचाना क्या कहाँ पे है, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वेस्ट हम कहाँ कर रहे हैं, वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वाटर यूज होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूज यहाँ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज भी यही होगी। कैसे हो रही है वेस्टेज, कैसे हो रही है, एग्रीकल्चर हम कृषि कर रहे हैं, वो तो हमें भोजन के लिए कर रहे हैं, तो वेस्ट कैसे हुआ, ठीक। तो एग्रीकल्चर तो हम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से ना करने के कारण हम ज़्यादा तक इरिगेशन मेथड जो यूज करते हैं वो होता है फ्लड मेथड। फ्लड मेथड क्या होता है, ये हमारा खेत है, इसकी हमने मेड़बंदी कर दी 2.5 फीट की, 2.5 फीट की मेड़बंदी कर दी, और यहाँ पे ट्यूबवेल है एक, ठीक, ये है ट्यूबवेल, यहाँ से पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, यहाँ से ट्यूबवेल से पानी आता है, और अब ये पानी हम डायरेक्ट इस खेत पे भेज रहे हैं, और तब तक रोकते नहीं जब तक ये 2.5 फीट की ऊंचाई तक भर नहीं जाता। अब हम कर क्या रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं यहाँ से और इस खेत में भेज रहे हैं। और भेज किस माध्यम से रहे हैं, जो नालियाँ बनती हैं, पहले तो इसमें कितना वाटर वेस्ट हो जाता है, ठीक, जो मिट्टी की नालियाँ होती हैं, कितना वाटर तो इसमें वेस्ट हो जाता है खेत तक पहुँचने में ही, आधे घंटे लग जाते हैं खेत तक पानी को पहुँचने में। मिट्टी अवशोषित करती है जल को। दूसरा, खेत में हमें ज़रूरत कितनी की थी, हमने 2.5 फीट तक भर दिया, लेकिन हमें जरूरत, मिट्टी उतना अवशोषित कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो अब ये वाटर जो बच गया, ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से ज़मीन से निकाल लिया गया। अब ये वाटर या तो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा या फिर आसपास की जगहों पर बह जाएगा। तो हमें काम क्या था, फसल को सिंचाई करनी थी। फसल की सिंचाई में तो बहुत कम पानी उपयोग हुआ, बाकी पानी क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो सबसे ज़्यादा वाटर वेस्टेज कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर में। दूसरा क्या, इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। इंडस्ट्रीज कैसे करती है वाटर वेस्टेज, इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, अगर कोई चीज़ धुलती है, धुलाई करनी है किसी चीज़ की, साफ करना है, तो उसके लिए जो वाटर यूज होता है वो रनिंग वाटर यूज होता है, रनिंग वाटर। इधर से यहाँ पे ये पैनल होगा, इसमें सामान धीरे धीरे से आ रहा है चेन से, इस पर रनिंग वाटर यूज किया जाता है। अब ये पानी गंदा होकर यहाँ से निकल जाएगा, और ये पानी जो आ रहा है ये कहाँ से रहा है, डायरेक्ट कहीं सप्लाई से आ रहा है, चाहे पॉन्ड से आ रहा है, लेक से आ रहा है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है। अब ये जो निकल रहा है पानी, इसे ले जाकर कहीं किसी साफ जल की जगह में ही छोड़ दिया जाता है वापस। तो ये जल तो दूषित हो गया, ठीक है, पॉल्यूट हो गया। एक तो ये इसकी इंडस्ट्रीज में इस तरह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, हम पॉलीथीन्स का यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन्स का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं। घर में जितनी भी चीज़ें वेस्ट हो रही है, हम कहाँ फेंक रहे हैं, नदियों में फेंक रहे हैं। ये सारा भी तो वाटर पॉल्यूशन का कारण है। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या है, दुरुपयोग ना हो, ठीक है। दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, हमें 1 बाल्टी जल पानी की जरूरत होती है तो भी हम सबमर्सिबल चला देते हैं, तो 10 बाल्टी पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो दुरुपयोग ना हो। इसके बाद क्या है, संरक्षण कैसे करें। पूरे पाठ में मुख्य चर्चा इसी पर है, संरक्षण पर। बाकी सब बातें 4 पॉइंट में पढ़ लेते हैं, 4 पॉइंट में समझने की बातें हैं बस केवल। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, पोल्यूशन। तो हमें पढ़ना था पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नोट करते हैं एक बार। इंडस्ट्रीज से हो रहा है, इंडस्ट्रीज से, उद्योगों से, हिंदी में उद्योग कहते हैं, उद्योगों से, ठीक है। केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर, कृषि में जो रासायनिक उर्वरक उपयोग हो रहे हैं, कृषि में उपयोग होने वाले रसायन।
केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में रसायनों का उपयोग, अत्यधिक उपयोग, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉलीबैग्स या प्लास्टिक्स, हाउस वेस्ट, घर का कचरा। 4 पॉइंट तो ये हो गया मुख्य जो है, ठीक। लिखना चाहे तो लिख लें, लिखने की वैसे जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। इसके बाद हमारा क्या था, ये तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब हम दोहन कैसे कर रहे हैं, दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। जल का दुरुपयोग या दोहन, दोहन कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा दोहन तो हो रहा है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज। सबसे पहले तो जान लेते हैं जल हमें कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जल प्राप्ति के कितने माध्यम है हमारे पास। सबसे पहला है रेन वाटर, वर्षा जल, रेन वाटर यानी वर्षा जल। भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स, रिवर्स नदियाँ, लेक्स, झीलें, पॉन्ड्स यानी तालाब, समुद्र या सागर, सागर से प्राप्त होने वाला जल। ये ज़्यादातर, ये अभी तक हमने ऊपर जो पढ़ा इसमें हम ज़्यादातर मीठे जल प्राप्त करते हैं, यानी उपयोग लायक जल, पीने लायक जल जो प्राप्त होता है इन्हीं से प्राप्त होता है, और इसकी मात्रा बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जल कहीं पाया जाता है तो वो है सागर, महासागर और सागरों में। कहाँ पर, सी में, ठीक है भैया, जो हमारे किसी काम का नहीं। तो इतने तरीके से, मतलब लगभग और भी तरीके हैं, इसके अलावा बांध हैं, नहर हैं जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। ये मुख्य तरीके से हमें जहाँ से जल प्राप्त होता है वो यही हैं इतने, क्योंकि बांध और नहरों का माध्यम भी नदियाँ ही होती हैं, ठीक है भैया। तो इसी में सब आ गया। आगे क्या था, हाँ, तो इनका दोहन कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा स्रोत जो है हमारे लिए उपयोगी जल का, मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है अंडरग्राउंड वाटर। मीठे जल का अंडरग्राउंड वाटर सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा जल हम वहीं से प्राप्त कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। अब ये भूमिगत जल क्या है, ठीक है, तो ये जान लेते हैं भूमिगत जल है क्या। भूमिगत जल मतलब जमीन के अंदर से निकाला जाने वाला पानी, वो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए उपयोगी जल का। तो ये जमीन के अंदर से निकाला जाने वाला पानी मैंने कहा, तो जमीन के अंदर पानी आता कहाँ से है। रेन होती है जब,
या फिर नदियों के आसपास के क्षेत्रों में, नदियों के द्वारा तालाबों में रुके पानी जो होते हैं वो तालाबों के माध्यम से, और जो बरसात होती है इससे पानी धीरे 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 रिस कर नीचे पहुंचता है। रिस कर मतलब रिसाव होता है, अवशोषित करती है ज़मीन, धीरे धीरे नीचे पहुंचता है और वही वाटर हम निकालते हैं। लेकिन जो हमारी रफ्तार, जितनी मात्रा में हम जल को निकाल रहे हैं उतनी मात्रा में वो नीचे नहीं पहुंच पा रहा, उतनी मात्रा में उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा जहां से हम पानी निकाल रहे हैं। मतलब रिसाइकल नहीं हो पा रहा, नवीकृत नहीं हो पा रहा, या वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो मतलब इतनी तेजी से हम पानी को निकाल रहे हैं, उतनी तेजी से वापस वो वहां पर पहुंच नहीं पा रहा। तो उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो पहले बोरिंगें होती थी, जो बोरिंग होती थी घर पर, बोरिंग समरसेबल लगते थे या फिर ट्यूबवेल लगती थी, तो हमें लगभग 60 फीट पर पानी प्राप्त होने लगता था, कहीं कहीं 40 फीट पर। अब 90 से 120 फीट की बोरिंग के बाद पानी प्राप्त हो रहा है। तो सोचिए, हम आज से 10 साल पहले 60 फीट, 10 से 20 साल पहले 60 फीट पर पानी प्राप्त होता था, अब 120 फीट पर प्राप्त हो रहा है। तो हम जल दोहन कितनी तेजी से कर रहे हैं, कितनी तेजी से, कितना ज़्यादा वाटर यूज कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर। और यूज नहीं कर रहे उतना, वेस्ट कर रहे हैं। यूज तो बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में वेस्ट कर रहे हैं, घर पे वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ही वेस्ट कर रहे हैं, हम ही पॉल्यूट कर रहे हैं, हम ही वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इंडिया इनडायरेक्टली। क्योंकि इंडस्ट्रीज में भी वेस्ट किस हो रहा है या फिर पॉल्यूट हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? हमारे कारण हो रहा है। हमें चीज़ों की आवश्यकता है, हम निर्माण कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं इसीलिए निर्माण हो रहा है। तो वेस्ट तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या आगे कि इसका दुरुपयोग ना होने पाए और ये प्रदूषित ना हो पाए, इससे बचाव कैसे करें, संरक्षण कैसे करें। पहले तो प्रदूषण से बचाव का तरीका देख लेते हैं। प्रदूषण से कैसे बचाएं? प्रदूषण से बचाव, प्रदूषण से कैसे बचाव करेंगे भैया? प्रदूषण से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है, चूंकि हम वाटर यूज को कम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज में हमें वाटर चाहिए ही चाहिए, इंडस्ट्रीज में हमें वाटर चाहिए, लेकिन हम यहाँ से जल को प्रदूषण होने से कैसे बचा सकते हैं? तो एक ही तरीका है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पानी को सबसे पहले रिफाइनरीज में भेजा जाए। रिफाइनरीज में से रिफाइंड वाटर, रिफाइनरीज से रिफाइंड वाटर को हम नदियों में छोड़ें। रिफाइनरीज से रिफाइंड वाटर को, सारी गंदगी जो है जल में, जो कुछ भी घुल रही है, उसे निकालने के बाद नदियों में भेजा जाए। तो एक जो सबसे बड़ा नदियों के प्रदूषण का कारण है वो इंडस्ट्रीज ही हैं। तो रिफाइनरीज का यूज किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, जो हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, सीवेज का पानी जो निकलता है, हाउस वाटर, उसको भी बड़े बड़े शहरों में एक तरीका अपनाया जाता है कि जो सीवेज वाटर होता है उसको रिफाइंड करके फिर से सप्लाई किया जाता है, वाटर सप्लाई हाउस, आपके घरों में, ठीक है। तो क्या करें, हाउस वाटर को भी छोटी छोटी रिफाइनरीज लगाएं, या तो घरों में या फिर इकट्ठे जहाँ पर पानी नदियों में भेजा जा रहा है वहाँ पर रिफाइनरीज लगाकर हम इसे सबसे पहले शुद्ध करेंगे या स्वच्छ करेंगे, और स्वच्छ जल को नदियों में छोड़ें, ठीक है। और तीसरा जो मेन सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा पानी जहाँ पे यूज हो रहा है, उसके लिए क्या करें, केमिकल्स का यूज कम कर सकते हैं। वैसे भी अब हर्बल चीज़ों का ज़माना है, तो हम पारंपरिक तरीके से खेती करें, केमिकल्स का यूज कम कर दें, या फिर उतने ही पानी का उपयोग करें सिंचाई के लिए जितने पानी में काम हो जाए। ज़्यादा पानी निकालें ना, ज़्यादा पानी निकालेंगे नहीं तो उसे अवशोषित होकर अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पौधों द्वारा वो जल उपयोग कर लिया जाएगा। तो ये दो तरीके हैं एग्रीकल्चर वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, और यही सब जल अवशोषित होकर ज़मीन में जाएगा, फिर हम यही पिएंगे।
फिर हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है रिफाइनरीज, वाटर रिफाइनरीज, जो हम बाद में लगाते हैं वो पहले लगा सकते हैं, और घरों में लगाते हैं प्योरीफायर्स विभिन्न कंपनियों के, कोई कॉपर युक्त, कोई तांबा युक्त, कोई चांदी युक्त, कोई सोना युक्त। ठीक है, अब क्या संरक्षण, हाँ संरक्षण की क्यों ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो हमारे पास है तो इतना ज़्यादा पानी, पृथ्वी का लगभग 75% पानी है, तो हमें संरक्षण की ज़रूरत क्यों है? संरक्षण की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जो 75% पानी, उसमें से ज़्यादातर मात्रा जो है वो लवणीय जल की है, साल्टी वाटर की। क्या है? साल्टी वाटर। ये वाटर हम ना तो खेती में यूज कर सकते हैं, यानी कृषि में ना ही कृषि में यूज कर सकते हैं, ना ही पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही किसी और काम के, ना इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। तो ये वाटर तो हमारे किसी काम का नहीं। तो हमें संरक्षण की जरूरत है किसके? ये वाटर हमारे काम का है नहीं, तो हम संरक्षण किसका करेंगे? इसका हम संरक्षण कर भी नहीं सकते, इतनी मात्रा में है। तो हमें संरक्षण की जरूरत किसे है? संरक्षण की जरूरत किसे भैया? जो कम मात्रा में है उसे संरक्षण कीजिए ना। संरक्षण की जरूरत किसे है? संरक्षण की जरूरत है अंडरग्राउंड वाटर को, नदियों के पानी को। नदियां देखिए धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, बारिश भी नहीं हो रही सही से, ठीक है। तो इन सबको वाटर किसकी जरूरत है? संरक्षण की जरूरत है। तो अब संरक्षण का तरीका क्या हो सकता है? संरक्षण के तरीके, जल संरक्षण के तरीके। जल संरक्षण के कितने क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे अधिक मात्रा में जल संरक्षित करने का जो सबसे बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका जो अपनाया गया अपने यहाँ, वो थे बांध। सबसे भारी मात्रा में इन्हीं में जल संरक्षण किया जा रहा है। क्या भैया? बांध है, बांध यानी डैम्स। उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? पॉन्ड्स में हम क्या कर सकते हैं? पॉन्ड्स में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। कब? रेन वाटर को लेक्स में, हाउस वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपने घरों में, ठीक है। अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये तरीका राजस्थान में अपनाया जाता है कुछ मात्रा में, पहले बहुत अधिक मात्रा में अपनाया जाता था। इसको अभी हम सबसे लास्ट में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में इस पॉइंट को हम देखेंगे, कैसे क्या किया जाता था, तो क्या क्या तरीके थे और क्या अभी भी उनका उपयोग हो रहा है या नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर जो इसमें पूछा गया, जो इस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या बनता है क्वेश्चन? सबसे पहले तो यही बन जाता है कि बांध है क्या। छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन कहीं अगर बनता है तो क्या कि बांध क्या है, व्हाट इज डैम, ठीक है भैया। बांध क्या है? नदियों के जल को रोकने के लिए बनाई गई बड़ी बड़ी दीवारें या कहें कि संरचना, जिसके माध्यम से नदियों के जल को भारी मात्रा में रोका जाता है, बांध कहलाते हैं। तो इनको बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बांध को बनाने का उद्देश्य कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें से एक उद्देश्य यह जल संरक्षण भी है। तो देखिए क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं बांध बनाने के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। दूसरा क्या है? इरिगेशन के लिए भी छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, सिंचाई। वाटर सप्लाई टू
पॉपुलेशन है हाउसेस, वाटर सप्लाई टू हाउसेस। घरों में भी वाटर सप्लाई यहाँ से दिया जाता है, ठीक, जब ज़रूरत होती है उसे, जब बेसिकली उसे बैराज कहते हैं, लेकिन एक बांध का ही रूप है, ठीक है। और फ्लड कंट्रोल भी इसका एक कारण है, क्या? बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण कैसे? नदियां जब ऊंचाई से यानी पहाड़ी क्षेत्र से प्लेन्स की तरफ आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं, बहुत तेज गति से जलाता है, और बरसात के समय में यह स्थिति हो जाती है कि आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। सामान्यतया भी यदि उन्हें सीधे आने दिया जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाए और आबादी उससे प्रभावित होगी। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बांध का प्रयोग होता है। मत्स्य पालन के लिए, मछलियों को पालने के लिए, फिशरीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या? नौकायन, नौकायन जानते हैं? इसके अलावा क्या है? पर्यटन की दृष्टि से नौकायन का मतलब है बोटिंग। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए भी होता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए कैसे? अगर आसपास वन है तो जल को एक जगह से रोक, जिससे वहाँ से बहने वाली नदियाँ जो बरसात में जल वनों को प्रभावित करती हैं, डैम बनाकर उन्हें पहले रोका जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ के जल को छोड़ा जाता है, जिससे कि वो एक रास्ते से जाए, वो अपना रास्ता छोड़कर वनों को डिस्टर्ब ना करें। तो एक तो ये भी हो गया। अब क्या? अब हम अगर बांध से इतने फायदे ले रहे हैं तो कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है बांध से? हानि। हानि क्या है? तो सबसे पहली हानि तो यही है जो मैंने कल आपको बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वन और वन्य जीव संरक्षण के लेक्चर में आपको बताया था कि सब बांधों की वजह से भी वन और वन्य जीव प्रभावित होता है। कैसे? वन जलमग्न हो जाते हैं, और वन जलमग्न हो गए तो फिर वन्य जीव भी तो समाप्त हो जाएंगे। कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है, कृषि योग्य भूमि भी जलमग्न हो जाती है। बहुत, चूंकि अगर बांध बनाया गया, ये बांध है, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जल भर जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाते हैं। आबादी वहां से विस्थापन होता है, आबादी का विस्थापन होता है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। ऐसे बहुत से कारण हैं, मतलब बहुत सी हानियां भी हैं। तो मुख्य जो हम अपने संदर्भ में देखेंगे तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है? सबसे पहले तो कृषियों की भूमि जलमग्न हो जा रही है, विस्थापन हो रहा है, वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है आगे? तो वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो नाम है इससे ही आपको पता चल जा रहा है कि क्या है। ऐसी परियोजनाएं जिनके उद्देश्य कई हों, यानी मल्टी पर्पज रिवर, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स।
बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में क्या है, कुछ खास नहीं है। अभी बताया बांधों के क्या क्या उपयोग है, बस वही उद्देश्य होते हैं इसको बनाने का, ठीक है। जितने बांधों के बांध बनाने के जितने भी लाभ हैं वही बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के उद्देश्य होते हैं, क्या होता है, ठीक है भैया। तो क्या क्या था उसमें, हमें वाटर सप्लाई मिल जाती है, पहला वाटर सप्लाई, वाटर कंजर्वेशन मिल रही है, वाटर कंजर्वेशन किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउसेस के लिए, ठीक है। और क्या था, बाढ़ नियंत्रण था, सिंचाई था, मत्स्य पालन, नौकायन, पर्यटन, बहुत से उपयोग हैं। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं भी हो गई। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद कर दी गई थी, स्वतंत्रता के तुरंत बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की शुरुआत कर दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न एमसीक्यू में, बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन किसका है। तो ये कुछ खास इसमें है नहीं। अब हमें देखना क्या है, जहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग का कौन सा तरीका यूज होता था, ठीक है। राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान, तो राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग का क्या तरीका था भैया, तो समझिए उसको थोड़ा सा। ये घर है, ये घर की छत है, इस पे छोटी छोटी बाउंड्रीज होती थी। अब बरसात का जल जब पानी बरसता था, बारिश जब होती थी, जब बारिश होती थी तो इस पर पूरा पानी भर जाता था। तो पहली और दूसरी बरसात का पानी, लगभग केवल पहली बरसात का पानी मान के चलें, पहली बरसात के पानी को निकल जाने दिया जाता था, फ्लो आउट हो जाने दिया जाता था, इसका कुछ नहीं किया जाता था। उसके बाद पाइपें होती थी, यहाँ छतों से पाइप जोड़ दी जाती थी, जो कि जमीन के अंदर बने कमरों में, अंडरग्राउंड रूम्स में, जो अभी बेसमेंट जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड रूम्स में जाकर मिल जाती थी। बड़े बड़े अंडरग्राउंड रूम्स होते थे यहाँ पर, और बरसात का पानी यहाँ से निकलकर धीरे धीरे इन अंडरग्राउंड टैंक्स में भर जाता था। अंडरग्राउंड टैंक्स, ये बड़े बड़े कमरे होते थे, बेसिकली रूम्स की तरह बनाए जाते थे, बड़े बड़े कमरे होते थे। तो इन टैंक्स में वो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, जिसका उपयोग पूरी गर्मी पूरे वर्ष भर किया जाता था। पीने के लिए भी ये पानी उपयोग किया जाता था, क्योंकि बरसात के पानी को शुद्ध माना जाता है। इसलिए पहले बरसात के पानी को इसलिए निकल जाने दिया जाता था क्योंकि वातावरण में जो उस समय अशुद्धियाँ होती थी, धूल होते थे, कण होते थे, जो एसिड रेन आपने सुना होगा पहली और दूसरी बरसात में ही होती है। जो कुछ भी गंदगी होती थी वो पहली और दूसरी बरसात में निकल जाती थी। उसके बाद का पानी जो होता था वो बिल्कुल स्वच्छ होता था, पीने योग्य होता था, तो उसको इकट्ठा किया जाता था। इन्हें कहते थे, इन्हें क्या कहते हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में, टंका, इसे टंका कहते हैं। तो इन टंकों में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था और वर्ष भर इनका प्रयोग किया जाता था विभिन्न उद्देश्यों से, जो भी काम लगे इनका प्रयोग किया जाता था। इस मेथड को कहते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। ठीक है भैया, तो ये वहाँ का तरीका था। इस पे क्वेश्चन जो बनता है वो आपको मैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में कराऊंगा।
उसके अलावा इसकी PDF में आपको ठीक से लिखा हुआ मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे से, अभी केवल समझिए बात को। और हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हम वाटर वेस्टेज कहाँ पे करते हैं? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में अगर वाटर वेस्टेज हो रहा है तो बचा कैसे सकते हैं इस पानी को, कैसे कम कर सकते हैं? तो सिंचाई के कुछ तरीके हैं, जिसमें एक आता है स्प्रिंकलर मेथड, और सबसे इफिशियंट मेथड जो है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इन सिस्टम को अगर यूज किया जाए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, पौधों की जड़ों के पास पानी को बूंद बूंद गिराया जाता है, तो वे जल पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। उतने ही जल की आवश्यकता होती है जितना पौधों को चाहिए। तो अगर इन मेथड्स को यूज किया जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी को बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बम्बू ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता था। उसमें बांस को, आपने अगर देखा हो तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोस पड़े होंगे जिसमें बांस के माध्यम से जल को लिया जाया जाता है। तो ये मेनली मेघालय में यूज होता है। बांस वहाँ के जो होते हैं उन्हें बीच से फाड़ लिया जाता है, बीच से बांस को फाड़कर एक नाली की तरह से बनाकर ऐसे लगा लिया जाता है। अब ऊंचाई से जल नीचे लाने के लिए इसका बढ़िया प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भैया, तो ये इतना है। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें हमें पढ़ना है बांध, कहाँ पर कौन सा बांध है, ये आपको मैपिंग में बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो अभी देख लेते हैं। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो देख लीजिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली, ठीक है भैया। भाखड़ा नांगल परियोजना, एक पॉइंट ये होगा, एक दूसरा ये देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना। कहां पर है ये? सतलुज नदी पर, सतलुज नदी। और किस स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? HP, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद एक पॉइंट है टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान दीजिए, भाखड़ा नांगल जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी का मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, और टिहरी बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। और ये टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर मेनली। वैसे ये भागीरथी व भिलांगना के संगम पर है, ठीक है, ये भागीरथी नदी पर है। तो ये तो 2-3 मुख्य बिंदु थे जिसे नोट कर लिया जी आप, या फिर PDF में आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है। तो इसके अलावा कुछ डैम है जिसे लिख लीजिए चाहे तो, जैसे नरोरा पहला जो है इंपॉर्टेंट जो है वही लिखवाऊंगा। नरोरा जो है गंगा नदी पर है। कहाँ पर है?
नरोद, यहाँ पे डैम है, यहाँ रिवर है। स्टेट ये कहाँ पर है? यूपी में। नरोरा हो गया, हीराकुंड हो गया, हीराकुंड, हीराकुंड है गोदावरी पर। हीराकुंड है कहाँ भैया? गोदावरी पर। इसके बाद हम देखेंगे नागार्जुन। स्टेज याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैपिंग में बता दिया जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं यूपी, उड़ीसा। नागार्जुन किस पर है? कृष्णा नदी पर है। अर्जुन कृष्ण से याद कर लीजिए, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन के बाद है मेट्टूर। मेट्टूर जो कि कावेरी पर है। और अगर हम देखें तो गोदावरी नदी पर एक और बांध जो मुख्य, जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रवरा। प्रवरा यह भी कहाँ है? गोदावरी पर है। गोदावरी। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, नोट कर लीजिए, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर। इसका ज़्यादातर क्षेत्र गुजरात में है। इसके अलावा राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, इसको याद कर लीजिए। मैपिंग में इसके मैं स्टेट्स भी बता दूंगा, इस मैपिंग करवा दूंगा। अगर आपने 9th का चैप्टर अपवाह तंत्र नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ें। कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उसकी भी वीडियो अवेलेबल करा दूँ, छोटे से छोटे में। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दिया जाएगा। तिलैया है बराक पर, बराक नदी जो कहाँ है? बराक है भैया, बराक है झारखंड में। और ये दोनों है चंबल पर, ये नहीं लिखा ना, चंबल, ये मध्य प्रदेश में है और ये राजस्थान पर है, ये राजस्थान में है। और जो 10वां और आखिरी है हमारा कोयना, कोयना, कोयना बांध है कृष्णा पर। इसके अलावा जो बांध हैं वो सीधे सीधे नदियों के नाम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे रिहंद बांध, ये किस पे होगा? रिहंद नदी पर। पेरियार बांध, पेरियार नदी पर। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर। तो इन्हें बताने में मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए। इसके बाद है क्या इसमें? मेरे हिसाब से इतना ही महत्वपूर्ण चीज, इतनी ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक प्रश्न जो इसमें, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं यानी ड्राई स्पेसेस हैं, वहां पर कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है? तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज की जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया आपको कैसे होती है, क्या होती है। उसका आप फिगर बनाकर क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन हैं लगभग उसके आंसर भी मैं दे चुका हूँ इसी। उसके अलावा आपको जब क्वेश्चन की सीरीज रह जाएगी तो उसमें फिर से करा दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन की सीरीज जरूर देखें और जल्द ही लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन की सीरीज में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर तीनों एक ही लेक्चर में कराएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे उसमें करा दिए जाएंगे, जो अभी तक परीक्षा में पूछे जाते रहे और जो आगे पूछे जाने की संभावना है, सारे क्वेश्चन। अब देखिए कि प्राचीन भारत में भी क्या जल संरक्षण की कुछ व्यवस्था की गई थी। तो अगर हम भारत के इतिहास में देखें, सबसे पहले इलाहाबाद के श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। कहाँ सबसे पहले कब बनाया गया था? 1 ईसा पूर्व 1 BC कहाँ पे बनाया गया? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो चुका है, तब इलाहाबाद रहा होगा, तब भी नहीं रहा होगा, प्रयागराज। यहाँ पर सबसे पहले जल संग्रहण का साक्ष्य देखने को जो मिलता है। तो क्या किया गया था यहाँ पर भैया? कहाँ? इलाहाबाद के कहाँ का? श्रृंगवेरा में, छोड़िए उसको, इलाहाबाद में किया गया था, याद रखिए श्रृंगवेरा में किया गया था गंगा नदी के जल को संरक्षण के लिए। वहाँ पर क्या किया गया? बेसिकली वही पॉन्ड वगैरह बनाकर। फिर चंद्रगुप्त के समय में हम देखते हैं कि बांध, झील और सिंचाई तंत्र का थोड़ा विकास होता है चंद्रगुप्त के काल में। बस इतने दो ही ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें आज के सेशन में इतना ही है। चैप्टर चूंकि बहुत छोटा है, इसके बाद का चैप्टर थोड़ा लेंदी हो सकता है, जो कि एग्रीकल्चर है, कृषि, वो थोड़ा अच्छा चैप्टर है, उसमें देखेंगे, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। आज के चैप्टर सेशन में बस इतना ही है। खुश रहिए, मगन रहिए और पढ़ते रहिए। और क्वेश्चन सीरीज जो आने वाली है उसको जरूर देखें। 3